हेलो, वेलकम यू गाइस, दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ओके दोस्तों, स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बता दूँ, एम्स नॉरसेट, ओके, एम्स नॉरसेट ने नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी की रिलेटेड नोटिस जारी कर दिया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली की तरफ से। यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज़ नॉरसेट 6, ओके, नोटिस यहाँ पे आज ही के डेट का यहाँ पे दिख रहा है। ओके, क्या लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉरसेट 6 के लिए। ओके, पे लेवल लेवल 7 होने वाला है। ओके, यहाँ पे लेवल 6 के हिसाब से 6 पे के हिसाब से दिया है, बट ये आप सीधा सीधा 44,900 का आपका बेसिक बनेगा यहाँ पे। ओके, सैलरी लेवल 7 के हिसाब से 7 पे में। ओके, अभी यहाँ पे पूछें कि नॉरसेट में कि ये क्या रहने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपका बीएससी नर्सिंग हुआ है कहीं से भी, ओके, सिर्फ वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट चाहिए और यूनिवर्सिटी चाहिए। ओके, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ओके, वो चाहिए। साथ में आपके पास रजिस्ट्रेशन चाहिए, आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट का, ओके, या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। ओके, बीएससी नर्सिंग अप्लीकेबल है एंड पीबीबीएससी नर्सिंग अप्लीकेबल है। ओके, पीबीबीएससी। एंड यहाँ पे अगर जो जीएनएम कैंडिडेट है तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी किया हुआ कोई भी स्टेट का बंदा चल जाएगा। ओके, सिर्फ आपका वो पर्टिकुलर स्टेट से जो भी बिलोंग करते हो वहाँ का आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए, ओके, स्टेट का और इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। साथ ही आपको 2 साल का मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का अनुभव चाहिए। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करने के बाद, ओके, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ। ओके, अगर आप जीएनएम हो तो आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 50 बेड हॉस्पिटल का। ओके, वो भी कब, आपका रजिस्ट्रेशन आने के बाद का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट होगी आपकी, वो डेट के बाद का ही एक्सपीरियंस पकड़ा जाएगा। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड रजिस्ट्रेशन विद द पर्टिकुलर स्टेट, उसके बाद ही आपका एक्सपीरियंस पकड़ा जाएगा। ना कि आपका रिजल्ट आ गया और आपने कोई हॉस्पिटल में काम करने लग गए तब से एक्सपीरियंस नहीं पकड़ेंगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद का। ओके, ये कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पे बोला है कि एज लिमिट क्या होने वाली है। यहाँ पे एज लिमिट होने वाली है कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 30 ईयर्स। अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करते हो, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, तो आपको 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। यानी लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपका 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना आपका एज। ओके, ओके, ये हो गया। देन आपको फ़ीस कितनी पड़ने वाली है। अगर आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी, तो आपको लिए पड़ने वाला है 3,000 रुपये। SC ST एंड EWS कैंडिडेट है तो 2,400 रुपये पड़ने वाला है। ओके, और PWD जो कैंडिडेट है उनके लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड है। ध्यान में रखने वाली बात है ये वाली कि अगर SC ST से बिलोंग करते हो आप और आपने अभी 2,400 रुपये भर दिया एग्जामिनेशन फ़ीस और आपने एग्ज़ाम दिया, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, तो आपको वो फीस रिफ़ंड किया जाएगा आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ओके, आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ SC ST सर्टिफिकेट, ओके, आपको अपलोड करना पड़ेगा लेटर स्टेज में। ओके, तो वो होने के बाद आपको वो 2,400 रुपये वापस मिलेंगे। ठीक है, अभी इसके CBT की जो एग्ज़ाम है, ओके, तो स्टेज 1 उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी, क्योंकि नॉरसेट ये 2 राउंड में होता है, प्रिलिमिनरी और उसके बाद प्रिलिमिनरी जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, जैसे अभी 500 वैकेंसी है तो उसके 5 गुना लोगों को स्टेज 2 में, यानी समझ लो 2,500 लोगों को आपको नेक्स्ट स्टेज 2 में जाने का मौका मिलेगा। ओके, स्टेज 2 में। ओके, अगर 500 की वैकेंसी है तो अब यहाँ पे लगभग हम 3,000 वैकेंसी लेके चल रहे हैं पूरे एम्स में। 3,000 वैकेंसी लेके चल रहे हैं तो समझ लो 3,000 इंटू 5, ओके, एक 15,000 स्टूडेंट्स को आपको स्टेज 2 में एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो स्टेज 1 14 अप्रैल को संडे को रहेगा एंड उसके 15 दिन के बाद, ओके, 15 नहीं 20 दिन के बाद 5 मई को आपका CBT
स्टेज 2 एग्ज़ाम यानी मेंस एग्ज़ाम रहने वाला है, और ये मेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपको एम्स अलोकेट होंगे, या आपका जो मेरिट बनेगा वो स्टेज 2 के हिसाब से बनेगा। स्टेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। ओके, अब ये सब ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको। कहाँ से भरना है? www.aimsexam.ac.in। ओके, आज से ही 26 फरवरी से लेके 17 मार्च तक शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी जो कॉपी मिलेगी, जो प्रिंट रहेगा, रजिस्ट्रेशन का स्लिप, ओके, पेमेंट का स्लिप, ओके, एंड आपका जो एप्लीकेशन भरने वाला जो प्रिंट, वो सब रख के अपने आपके पास रखना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो इसके यहाँ पे कोई भी करेक्शन होने वाला है नहीं। ओके, तो आप जब भी फॉर्म भर रहे हो ऑनलाइन में, अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ो, घाई गड़बड़ी में फॉर्म भरना नहीं है। ओके, आपका 26 से लेके 17 तारीख तक फॉर्म भरना है, 17 मार्च तक शाम के 5 बजे तक। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा, स्लिप, रजिस्ट्रेशन स्लिप, पेमेंट का स्लिप एंड एप्लीकेशन का प्रिंट, वो हार्ड कॉपी आपके पास रखना है। कहीं पे भी आपको मेल करना नहीं, या आपको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हाँ, अब उसके बाद आपको करेक्शन के लिए भी मौका मिलेगा 18 मार्च से लेके 20 मार्च तक। ओके, 2 डेज़ का आपको टाइम मिलेगा। शाम को 5 बजे तक 20 के आपको, अब समझ लो, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो सकता है, किसी में कंप्लीशन का डेट, ओके, रजिस्ट्रेशन का कुछ भी अगर इनकरेक्ट आपने भरना है तो यहाँ पे आपको करेक्शन के लिए 2 दिन का टाइम मिलेगा। ध्यान में रखने वाली बात यही है कि भाई जो भी एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट तो 27 तारीख है, इसके पहले ही आपको पेमेंट करना है, सब कुछ करना है। ओके, अगर आप लेट हो जाओगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन उन्होंने क्या बोला है? ओपन, अगर ओपन से बिलोंग करते हैं आप, ओके, तो आपको ओनली 30, ओके, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ओके, कि जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कट ऑफ डेट का रहेगा, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब भरोगे उसके हिसाब से एज आपकी कैलकुलेट करेगी। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन बोला है। अगर आप ओपन एंड EWS से बिलोंग करते हो तो आपका 30 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, SC ST है तो आपको 5 साल यानी 35 साल तक, OBC है तो 33 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हो। PWBD है तो 10 साल का यहाँ पे लिखा है। अकॉर्डिंग टू वेरियस कंडीशन से PWBD के ओपन है तो 10 साल, OBC है तो 13 साल, SC ST है तो 15 साल, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप कहीं PSU बॉडी, कभी आप एम्स में काम कर रहे हो, ESIC में, रेलवे में, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला नहीं। सिर्फ आप अगर CGHS में, सफदरजंग में, राम मनोहर लोहिया में, ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट वहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको और 8 साल मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो और 10 साल। ओके, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 30 था, अभी यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे अपन, 35 हो जाएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, यहाँ पे आपको 33 था, 5 ऐड करेंगे 38 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका 35 हो गया और 5 ऐड करेंगे तो 40 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हो PW, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको ध्यान रखने वाली बात है, अगर OBC हो तो NCL सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच का ही रहना चाहिए, तभी आपका फॉर्म वैलिड पकड़ा जाएगा। उसके पहले का भी नहीं लगेगा, उसके बाद वाला भी नहीं। तो ये डेट के बीच वाला अगर आपके पास NCL सर्टिफिकेट है तो वही आपके OBC कंसिडर करा जाएगा। ओके, ओके, SC ST OBC जो भी सर्टिफिकेट रहेगा आपको यही डेट का चाहिए। ओके, ठीक है। अगर EWS से बिलोंग करते हो तो EWS के लिए भी वही डेट है। ओके, 1/4
2023 से लेके 31/3/2024 के बीच का ही, फाइनेंशियल ईयर के बीच का ही EWS सर्टिफिकेट आपका, सेंट्रल का EWS सर्टिफिकेट, वहाँ पे सेंट्रल का OBC SC ST का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर आप कोई PSU बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, स्टेट सेंट्रल PSU में, तो आपको आपके एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ओके, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अभी से आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। ओके, तो उसके बाद अभी हम देखेंगे कि इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। बहुत लोगों ने बताया होगा कि स्टेज 1 स्टेज 2 रहेगा, लेकिन इस बार आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में थोड़ा चेंज है, रिवाइज शेड्यूल आया है कि पेपर कैसा रहने वाला है। यहाँ पे 2 स्टेज रहने वाले, स्टेज 1 स्टेज 2। लेकिन देखो मज़े की बात यह है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है स्टेज 1 में। ओके, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, 100 MCQ रहेंगे, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। ओके, हर एक क्वेश्चन को 4 अल्टरनेटिव रहेंगे। ओके, 20 MCQs आपके GK के रहेंगे, एप्टीट्यूड के रहेंगे, एंड 80 MCQ आपके नर्सिंग के रहेंगे। ठीक है, ओके, हर एक क्वेश्चन निगेटिव मार्क्स के लिए 1/3 मार्क्स आपका निकल जाएगा, यानी 0.33 रॉन्ग हो गया हर एक MCQ के लिए 0.03 आपके निगेटिव हो जाएंगे। हर एक राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब गौर करने वाली बात है कि आपका जो 100 मार्क्स का जो पेपर है, ओके 100 का, तो आपके 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। ओके, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, अब इसमें हो सकता है ये OBGY का हो, ओके, ये MSN एंड FON का हो, ओके, बेसिक नर्सिंग का हो, CHN पीडिया का हो, ओके, और लास्ट का 20 एप्टी और क्वांटी का हो, ओके, या GK का हो। तो यहाँ पे इस तरीके से ये होने वाला है। इसमें क्या होगा, हर एक सेक्शन को 18 मिनट्स मिलने वाले हैं, 18 मिनट्स 18 मिनट्स 18 मिनट्स 18 मिनट्स। ओके, तो आपको 100 MCQ आपको 90 मिनट में सॉल्व करने हैं। ठीक है, 100 MCQ आपको 90 मिनट में यहाँ पे सॉल्व करना है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे देयर विल बी सीक्वेंस ऑफ ईच सेक्शंस विल बी इनेबल टू व्यू आंसर क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर समझो पहला ये जो सेक्शन 20 MCQ वाला 18 मिनट में सॉल्व करने के बाद ही नेक्स्ट 20 का सेक्शन ओपन होगा। ओके, ऐसा नहीं कि आप ये छोड़ दिए और तीसरे सेक्शन में चले गए, ये छोड़ दिए और चौथे सेक्शन में चल गए। ओके, आपको 1 बाय 1 ये हो गया तो दूसरा ये ओपन होगा विंडो। ये होने के बाद, क्योंकि 18 मिनट के बाद अपने आप ही अगर आपने 10 सॉल्व किए, 15 सॉल्व किए, वो सेक्शन आपका सबमिट हो जाएगा और डबल से वो सेक्शन आप खोल नहीं पाओगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, ध्यान रखने वाली बात है कि हर एक 5 सेक्शन में यहाँ पे डिवाइडेड होने वाला है। हर एक सेक्शन को 18 मिनट मिलने वाले हैं। ओके, हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, हर एक सेक्शन सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन विजिबल होगा, अदरवाइज वो सेक्शन पार करके आप सेकंड नहीं जा सकते। ये 18 मिनट खत्म होने के बाद ही नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा, वो 18 मिनट खत्म होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन, वो 18 मिनट होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन, वो 18 मिनट होने के बाद नेक्स्ट सेक्शन, ऐसे मिला के आपको 90 मिनट में आपके 100 MCQ सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे आपने 10 सॉल्व किए, 15 सॉल्व किए, आपका 18 मिनट के बाद वो विंडो क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट विंडो ओपन होगा। ये गौर करने वाली बात है। ओके, 90 मिनट में सब कुछ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हर एक सेक्शन, अभी ये थोड़ा सा चेंज लाया है नॉर्सेट ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन कितना होने वाला है। पहले सेक्शन में क्वालिफाई आपको परसेंटाइल बेसिस है। अगर आप UR एंड EWS से बिलोंग करते हो तो आपको 50 परसेंटाइल लाने हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे परसेंटाइल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर UR एंड EWS है तो यहाँ पे आपको 50 परसेंटाइल आपको लाने हैं। OBC है तो 40 परसेंटाइल आपको लाने हैं। ओके, SC ST है, सॉरी OBC है तो 45 लाने हैं, SC ST है तो आपको 40% लाने हैं। ओके, और PWD के लिए एडिशनल 5 परसेंटाइल रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, यानी समझ लो एक
35 हर एक कैटेगरी के लिए 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि UREWS के लिए 45, इसके लिए 40, इसके लिए 35, इस तरीके से होगा। अभी प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट क्वालिफिकेशन कैसे होगा, आप क्वालिफाई कैसे करोगे सेकंड्स 2 में, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्टेज 1 में इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ टोटल सीट ऑफ इन ईच कैटेगरी। अब समझ लो 3000 सीट है, ओके, अपनी टोटल, उसमें से UR की अगर समझ लो एक 500 जगह है तो 500 इंटू 5, ओके, 2500 UR सिलेक्ट होंगे। अगर OBC की जगह 400 है तो इंटू 5 करेंगे, समझ लो यहाँ पे 2000 कैंडिडेट OBC के। ऐसे आप स्टेज 2 में चले जाओगे। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात है, स्टेज 1 जो रहेंगी सिर्फ क्वालिफाई करने वाली ये रहेगी, स्टेज 2 में ही आपको मेरिट बनेगा। ओके, स्टेज 2 ओनली मेरिट बनेगा। ओके, अब स्टेज 2 का क्या पैटर्न रहेगा, जो स्टेज 2 रहेगी प्योरली 90 मिनट की रहेगी, 100 MCQ रहेंगे, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। दैट मीन्स एक MCQ के लिए 1 मार्क्स बनेगा, और एक MCQ अगर रॉन्ग हो जाता है तो क्या होगा, 1/3 मार्क्स यानी 0.33 मार्क्स आपके निगेटिव हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे भी आपके 5 सेक्शन बनेंगे, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड नर्सिंग आएंगे, पूरे के पूरे एनक्लेक्स बेस्ड नर्सिंग क्वेश्चंस आएंगे, 20 20 20 20 ऐसे 5 सेक्शन में डिवाइड होगी। यहाँ पे भी 18 मिनट मिलेंगे, यहाँ पे भी 18 मिनट, यहाँ पे भी 18 मिनट, यहाँ पे भी 18 मिनट। हर एक सेक्शन आपको 18 मिनट में 20 MCQ सॉल्व करने हैं। 10 सॉल्व किए वो अपने आप सबमिट हो जाएगा, नेक्स्ट सेक्शन खुलेगा। यहाँ पे 10 सॉल्व किए, ओके, अगर 20 नहीं सॉल्व कर पाए आपने, 10 या 15 के, वो सबमिट हो जाएगा, और से आप पीछे जा नहीं पाओगे। ये सोचने वाली बात है, आपको 18 मिनट में अगर समझ लो आपके 10 मिनट की 20 MCQ सॉल्व हो गए तो आपको वहीं पे रुकना है, नेक्स्ट विंडो 18 मिनट के बाद ही खुलेगा। ये गौर करने वाली बात है। ओके, ऐसे ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एट द एंड आपको 90 मिनट होने के बाद टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएंगी, आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि भाई आपको क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। अभी यहाँ पे परसेंटेज, मोस्ट प्रॉब्ली जो स्टेज 2 एग्ज़ाम है, स्टेज 2 आपकी एक ही शिफ्ट में होने वाली है ऐसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालने वाले हैं। ठीक है, तो UR है, EWS के लिए आपको 50% मार्क लाने हैं। ओके, OBC के लिए 40% लाने हैं, SC ST के लिए आपको लाने हैं, सॉरी, UR के लिए 50, OBC के लिए 45, SC ST के लिए 40%, और बाकी अगर PWBD कैंडिडेट है तो 5% हर एक कैटेगरी से आप पकड़ के चल सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ओके, ये मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ओके, मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होगी तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसे नॉर्सेट ने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर आप टाई करते हैं, टाई होता है तो जिसका ज़्यादा एज, डेट ऑफ बर्थ बड़ा रहेगा उसको पहले प्राधान्य देगा। ओके, अगर वो भी होते हैं तो जिसके रॉन्ग निगेटिव मार्क्स ज़्यादा होंगे उस तरीके से वो पकड़ेंगे। ठीक है, सिलेबस आपका नर्सिंग का सिलेबस रहेगा पूरा का पूरा। ओके, और सिर्फ एप्टीट्यूड एंड GK आपका प्री में ऐड होगा। ठीक है, हाँ, अब बात यह है कि प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, एलोकेशन ऑफ सीट कैसे होगा, तो ये सब स्टेज 2 के मार्क्स के डिपेंड रहेगा उसके ऊपर। जो CBT होगी स्टेज 2 में, मेंस में जो भी मार्क्स मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई करेंगे। ओके, और जितने सीट है क्वालिफाई करेंगे उसके हिसाब से आपको आपकी सीट आपको अलोकेट होंगी। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई क्वालिफाई कर लेगा। अगर बहुत समझ लो अगर 4000 5000 रैंक है और सीट सिर्फ 3000 ही है तो आपको वो सीट नहीं मिल सकती है, तो वो भी ध्यान रखने वाली बात है। ओके, देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर कैंडिडेट इज क्वालिफाइड बट नॉट एलिजिबल फॉर ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल, ये भी हो सकता है। ओके, तो चॉइस वगैरह सब ये स्टेज 2 के लिए जब आप फॉर्म भरोगे उस टाइम पे आपको चॉइसेस भर के देना पड़ेगा। अगर आपका नंबर लगता है तो कौन सा एम्स आपको मिलेगा, इस तरीके से। ओके, पूरी गाइडलाइन एवरीथिंग आपको एम्स के ये साइट में मिल जाएगा, आप जल्दी से फटाफट से फॉर्म भर देना। ओके, अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि कौन कौन से एम्स में आपको नंबर, कौन से एम्स में आपकी वैकेंसी आई है। भटिंडा में है, भुवनेश्वर में है, बिलासपुर में, देवघर में, गोरखपुर, गुवाहाटी, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, रायपुर और विजयपुर। ओके,
इतने 14 एम्स में अभी तक उन्होंने वैकेंसी, पार्टिसिपेटिंग एम्स ये नॉर्सेट में 14 एम्स की वैकेंसी आने वाली है। हो सकता है ये जब तक फॉर्म भरा जाए तब तक थोड़ा सा डेट भी एक्सटेंड करे, और बहुत सारे जैसे निगरी है, उसके बाद AI ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन है, कैंसर इंस्टीट्यूशन है, TB इंस्टीट्यूशन है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन जैसे सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, ये भी हॉस्पिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग हो सकता है। तो गौर करने वाली ये भी बात है कि लगभग एम्स की 3000 वैकेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की हम 500 वैकेंसी पकड़ के चल सकते हैं। 300 से 3500 वैकेंसी यहाँ पे आ सकती है। तो होप सो जल्दी से फॉर्म फटाफट से भर दीजिए, सेंट्रल की कास्ट आप निकाल लीजिए। ओके, हाँ, जिन लोगों को क्लास लगाना है, ऑल इन वन कोर्स चल रहा है, ESIC, RRB, नॉर्सेट 6.0, ओके, DSSB, ओके, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी रनिंग है, प्लस ऑल इन वन कोर्स भी चल रहा है। जो मैं आपको लेना चाहते हो वो फटाफट से ले लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ओके, होप सो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। ओके, देश के कोने कोने तक ये वीडियो पहुंचाइए। ओके, ऐसी और ESI से रिलेटेड, RRB रिलेटेड, नॉर्सेट से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियो चैनल पे मैं अपडेट करते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।